नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पांच का प्रहार में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज पांच का प्रहार का मुद्दा है सत्र, सियासत और अग्निपथ। 31 जनवरी से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन सत्र से पहले ही प्रदेश की सियासत उफान पर है। इसके संकेत आज हुई सर्वदलीय बैठक के तुरंत बाद ही देखने को मिली। सरकार के मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला और कहा कि विपक्ष के पास ना तो कोई विचार है और ना ही कोई मुद्दा है। वहीं विपक्ष यानी कांग्रेस मुख्य तौर पर, उसकी तरफ से भी कहा गया कि मैं बड़ा या यूं कहें कि और भी हमले बीजेपी की तरफ से किए गए और कहा कि कांग्रेस भी मैं बड़ा तू बड़ा की राजनीति में उलझी हुई है। बेढम ने कहा कि उन्हें विपक्ष की बुद्धि पर तरस आता है। सरकार के वार पर विपक्ष ने भी बिना देर लगाए पलटवार कर दिया। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार के साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को भी घेरा और कहा कि यह सरकार ही अपने आप में एक मुद्दा है। मतलब साफ है कि बजट सत्र में शांति का वादा सिर्फ वादा है। सर्वदलीय बैठक में सहमति जो बनी है कि आराम से, इत्मीनान से, सुचारू तरीके से सदन की कार्रवाई होगी, ये सब क्या बेमानी है। जनता के मुद्दे कम, सियासी तीर ज्यादा चलने वाले हैं। शोरगुल हंगामा क्या ज्यादा रहेगा। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सर्वदलीय बैठक, सियासी टकराव, बजट सत्र से पहले बयानों के तीर, सरकार का कांग्रेस पर सीधा वार, मुद्दा विहीन विपक्ष, ना ही कोई विचार। विपक्षी साथियों से भी हमने अपेक्षा की कि जो मुद्दे रखे जावे उन मुद्दों को आपस में नियमों के अनुसार रखेंगे तो उसका सरकार जवाब पूरा देगी। हम हाँ ओला करते हैं, वेल में आते हैं तो वो जो तथ्य है वो न तो सदन के रिकॉर्ड पर आते हैं और न जनता के बीच में जाते हैं, न मीडिया के बीच में जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष का सरकार पर पलटवार। पहले तो वो ये बताइए, सरकार जो है ना, ये सरकार ही अपने आप में एक मुद्दा है। आप पूछ लीजिए किस विभाग में कोई बात कहनी है, मैं अभी कह देता हूँ, जो मर्जी जिससे पूछ लीजिए। सत्र, सियासत और अग्निपथ। चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले हम स्वागत करें अपने आज के मेहमानों का। पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस से है। पौरुष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ एसपी मित्तल सर जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मित्तल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पौरुष जी, पहले एक साधारण सवाल ये कर लेते हैं, जवाब आपसे जान लेते हैं कि जो आज विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई सत्र के शुरू होने से पहले, इसका किस तरह से आप स्वागत करते हैं? आम सहमति बनाने की इसमें कोशिश की गई, जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने की इसमें सहमति बनी है। इस पहल को विधानसभा अध्यक्ष की आप कैसे देखते हैं? रविंद्र जी, निश्चित तौर पे देखिए कि विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं या फिर लोकसभा में स्पीकर होते हैं, उनका ये दायित्व होता है कि सदन शुरू होने से पहले वो पक्ष और विपक्ष को या अन्य कोई पार्टियां जो मेजर पार्टी हो वो हो तो उनको बैठा करके बातचीत करें और सदन की जो कार्य योजना है उसका ब्लूप्रिंट तैयार करें। परंतु देखिए, इस पर्ची सरकार की स्थिति ये हो गई कि इस पर्ची सरकार के पास आने वाले सत्र में बताने के लिए ना तो अपनी उपलब्धियां हैं, ना बताने के लिए भविष्य की कोई कार्य योजना है। यही जो कारण रहा कि जो सरकार के जो मंत्री है जवाहर सिंह बेढम जी, उन्होंने इस तरह का बयान देख करके विपक्ष को शुरुआत में ही चौंकाने का काम करा है कि भाई विपक्ष जो है वो इनके बयान के आधार के ऊपर विरोध पे आ जाए, प्रदर्शन पे आ जाए और सदन नहीं चल पाए। परंतु मैं विपक्ष की तरफ से इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, विपक्ष जो है वो सदन के अंदर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार जिन जिन मुद्दों पर जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी जिन जिन मुद्दों पर सरकार में आई या फिर पिछले बजट में जो घोषणा आई उनमें क्या क्या। एसपी मित्तल सर, जरा ये बताइएगा, जो पौरुष जी ने कहा कि इस बैठक के तुरंत बाद मंत्री जवाहर सिंह बेढम की तरफ से जो बयान दिया गया कि विपक्ष के पास ना कोई विचार है ना कोई मुद्दा है, यानी कि उन्होंने एक तरह से कहें कि छेड़ दिया विपक्ष को। देखिए रविंद्र, विधानसभा सत्र से पहले हर वक्त क्या नाम से अध्यक्ष के द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पहले भी होती रही है ऐसी बैठकें और उस बैठक का बुलाने का मकसद यही होता है कि पक्ष विपक्ष के लोग आपस में क्या नाम से तय कर ले कि सदन किस प्रकार चलेगा। यह आज अच्छी बात नहीं है कि क्या नाम से मुख्यमंत्री खुद इस बैठक में आज मौजूद थे और जो प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली वो भी इसमें मौजूद थे। देखिए, टीकाराम जूली ने कई बार क्या नाम से विधानसभा के बाहर ये कहा है और सत्र शुरू होने से पहले भी कहा है कि जनता के पैसे से सत्र चलता है और मैं चाहता हूं कि क्या नाम से सत्र सुचारू विपक्ष जो है वो सुचारू रूप से सत्र को चलाए।
लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो सवाल उठाएंगे उसके जवाब सरकार की ओर से आने चाहिए। तो देखिए, ये तो सरकार, हर सरकार चाहती है कि विधायकों ने जो सवाल लगाए उनके जवाब आए, और विधानसभा अध्यक्ष का भी ये मेरा मानना है, खासतौर से जो वासुदेव देवनानी विधानसभा के अध्यक्ष जी। हैं, वो कह रहे हैं कई नए प्रयोग करने जा रहे हैं। तो इसलिए लगता है कि सवाल तो लगाएंगे, लेकिन जी। सवाल वो होता है कि क्या उन जवाबों से विपक्ष संतुष्ट होगा। जिस तरीके से क्या नाम से अभी टीकाराम जूली का नहीं, विपक्ष जवाब से संतुष्ट होगा से पहले तो विपक्ष को यही आशंका है कि जो सवाल हम पूछेंगे उस पर चर्चा होगी भी कि नहीं होगी, उसको जवाब दिया भी जाएगा नहीं दिया जाएगा। मदन प्रजापति जी स्वागत करता हूं, और निरंजन पोद्दार जी आपका भी स्वागत। मदन प्रजापति जी, आप यूं कहें कि राजस्थान सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष के पास ना तो कोई विचार है ना कोई मुद्दा है, और वो भी ठीक सर्वदलीय बैठक के बाद। और फिर टीकाराम जूली जी भी पीछे कहां रहेंगे विपक्ष में? उन्होंने तो कह दिया कि ये सरकारी अपने आप में एक मुद्दा है, ये सरकारी मुद्दा है, कुछ भी पूछ लीजिए सरकार। रविंद्र जी, हम पोल खोलने को तैयार हैं। नहीं देखिए रविंद्र जी, एक जो विधानसभा चलती है उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुला के और आज ये तय किया गया है कि जनता से जुड़े हुए जनहित के कार्यों के ऊपर चर्चा होए, विचार होए, और राजस्थान की विकास की पटरी के ऊपर जो है नहीं वो बात चले। सही है, लेकिन मदन प्रजापति जी, एक तरफ सहमति बन रही है सर्वदलीय बैठक में कि भाई सभी जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे, शांति से विपक्ष सवाल पूछेगा, सरकार उसके नियम अनुसार अगर सवाल पूछा जाता है तो जवाब देंगे। लेकिन जवाहर सिंह बेढम का ये बयान देना, क्योंकि ये तो बात खुद पौरू जी कह रहे हैं कि ये बयान देकर जो है विपक्ष पर सवाल खड़े कर दिए कि मुद्दा ही नहीं है विपक्ष के पास, ये इस आपको नहीं लगता गैर जरूरी है बयान? विपक्ष को एक तरह से कहें कि होता है ना चूटी काटने वाला बयान। देखिए रविंदर जी, जो इतिहास है कांग्रेस पार्टी का, वो इतिहास सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब सरकार बनी थी और पहला बजट सत्र पेश हुआ था, इस राजस्थान की विधानसभा में महिला जो है वो बजट पढ़ रही थी, तो किस तरीके से अपने आप को स्थापित करने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा जी या इनके जो नेता प्रतिपक्ष है वो किस तरीके से तू बड़ा कि मैं बड़ा, मैं बड़ा कि तू बड़ा की जो होड़ लगी थी कांग्रेस के अंदर, और उनकी सरकार की जब बात आती है तो काले कारनामे की जब कोई बात करते तो उनके ऊपर पर्दा डालने का। आज कांग्रेस पार्टी की समस्या यह है कि कांग्रेस पार्टी को यह समझ नहीं आता है कि राजस्थान या किसी भी कोई भी प्रदेश की सरकार जो है वो बिना भ्रष्टाचार के कैसे चल सकती है, बिना तुष्टीकरण के कैसे चल सकती है, बिना विवाद के किस तरीके से जनहित के कार्य इतनी अच्छी तरीके से हो सकते हैं। उनको तो जो है भ्रष्टाचार, परिवारवाद, यही सब चीजें दिखती है। आज ये बात सत्य है कि राजस्थान के अंदर जो विपक्ष है कांग्रेस नाम का, नहीं कांग्रेस तो ये कह रही है ना, अरे कांग्रेस क्या कह रही है, वो तो किरोड़ी लाल मीणा के उस बयान को कोट कर रही है जिसमें कह रहे हैं कि मेरे गले में घंटाली डाल दी। अरे आपकी सरकार के एक कैबिनेट मंत्री ये बात कह रहे हैं, वैराग्य ना हो जाए मेरे को, मैं कुंभ में जाऊं। जी, मैं इसी चीज मेरे को ध्यान था कि आप ये सवाल पूछेंगे और बहुत अच्छा लगा। मुझे भी ध्यान है कि जब इस पर चर्चा हुई थी आप नहीं आए थे चर्चा में। नहीं, मैं बताऊं। हाँ बताइए बताइए। राजस्थान में दो बड़ी पार्टियां, रविंदर जी, इस राजस्थान में दो बड़ी पार्टियां, आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, आपने तो सब कुछ कवर किया है, हम कई बार डिबेट में बैठे हैं। राजस्थान में दो बड़ी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों की विचारधारा और रीति नीति में किस तरीके का फर्क है मैं आज बताता हूं आपको। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी हैं, हाँ, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी हैं, जिनके जैसा तपस्वी, त्यागी और जिस तरीके से पार्टी के हित में कार्य करने वाले नेता हैं, हाँ। जो आज भी पद के लिए किसी की तरह कहते हैं कि मुझे नहीं तो रामविलास जी को बना दीजिए। हाँ। दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसमें पद के लिए 5 साल तक लड़ाई होती रही, सरकार होटलों के अंदर जो है वो बंदी रही। हाँ। एक आदमी कहता मुझे कुर्सी दे दो, दूसरा कहता मुझे कुर्सी दे दो। अब जब विपक्ष में बैठ गए तब भी कुर्सी की लड़ाई। गोविंद सिंह डोटासरा जी कहते हैं मुझे नेता प्रतिपक्ष बना दो, टीकाराम जूली जी कहते हैं कि मैं त्यागी बीजेपी के नेता के लिए भागने वाले। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी जो है 70 साल तक सुन ले एक बार कांग्रेस का वर्जन सुन ले, विपक्ष की मानसिकता से निकल ही नहीं पा रही। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री से आप बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के आदमी से बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आप यहाँ पे बात कर लीजिए। आप इसे पूछे कि आपकी सरकार की उपलब्धि क्या है, या फिर आप इसे पूछे कि भविष्य में आप क्या करने जा रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं होता। ये कांग्रेस का नाम लेकर के आते हैं, नेहरू जी का नाम लेकर आते हैं, इंदिरा गांधी का नाम लेकर आते हैं, राहुल गांधी का नाम लेकर आते हैं। किरोड़ी लाल जी के लिए अभी बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें। अरे भैया बड़ी बात नहीं, जब आपदा में तो जब राजस्थान में बाढ़ आ रही थी उस समय किरोड़ी लाल जी जो है वो सरकार को छोड़ करके बैठे हुए थे। इस सरकार ने ना तो उनको अपने पद
पद से मुक्त किया। अच्छा एक सेकंड पौरू जी एक मिनट, उपलब्धि की बात आपने पूछी थी कि मदन जी बताएंगे उपलब्धि, बड़े पर्चे हैं उनके हाथ में, बड़े कागज हैं उनके हाथ में। मदन जी मुझे पता है उपलब्धि, अगर मैं पूछने लग जाऊं तो फिर उपलब्धि तो एक मिनट पौरू जी, अरे आपका सवाल, आपके सवाल का जवाब तो ले लें बीजेपी से। आप कह रहे हैं उपलब्धि बता दे सरकार, क्या रोड मैप है बता दे। एक मिनट मदन जी सवाल सुन लीजिए। मैं आपसे कुल मिला के सारी उपलब्धि नहीं सुनता क्योंकि वो रटाया होगा कि मेमोरेंडम एमओयू कर लिए 35 लाख करोड़ के, ईआरसीपी हो गया, फिर उसके बाद यमुना जल समझौता हो गया। मुझे आप जो है कृषि विभाग के जिसके मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा, उसकी 3 उपलब्धि बताइए। और वो 4,000 का वादा किया था, वो 2,000 मिला है। मैं पहले ही बोल देता हूं। रविंदर जी देखिए, रविंदर जी कृषि विभाग की उपलब्धि बताइए, जोर से बोलो। मैं बता रहा हूं ना सर, उपलब्धि नहीं रविंद्र अगर आप अरे सुनिए ना भाई पौरू जी सुन लीजिए, बड़ी ईमानदारी पौरू जी प्लीज सुन लीजिए एक मिनट, ऐसे देखिए बुलवा लो, मैं चुप हो रहता हूं। बोलिए। नहीं मदन जी आप बोलिए, सवाल आपसे, आप अगर जवाब आप ही देंगे ना। कुछ बोलते हैं तो सुनने, कुछ रविंदर जी कुछ बोलते हैं तो इनको सुनने की नहीं, भी आप क्षमता बोलिए, रखनी प्लीज चाहिए। ये इतनी जोर से बोल रहे थे, मैंने टोका नहीं। हाँ। क्योंकि मैं इतना सा कह सकता हूं आपको उपलब्धि गिनाने से पहले कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, और बार बार बोलने से कोई सत्य साबित नहीं हो जाता। मैं आज आप किसके लिए बोल रहे हैं? कृषि के अंदर उपलब्धि है। पिछला बजट मैं कांग्रेस के लिए बोल रहा हूं ना कि ये जोर से ठीक है, कांग्रेस की सिवाय बात कर ही नहीं सकते। ठीक है चलिए आइए, अब अपनी बात कर रहे हैं, कृषि विभाग की बता रहे हैं, बात हो नहीं सकती। कृषि विभाग की उपलब्धि सुन लीजिए। आपको भी नहीं पता होगी बाजरा की खरीदी कभी हो रही है, कैसे हो रही है, बताएंगे सब। देखिए मैं बोलूंगा इस मामले, मैं बोलूंगा। इनसे बुलवा लो पहले, ये बोलेंगे तो ये अभी चुप ही नहीं रहेंगे, तो इनसे बुलवा लो। नहीं, देखिए आप जवाब रविंदर जी, देंगे तभी राजस्थान बोलेंगे। के अंदर हाँ। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो ये सरकार 3 चीजों पे बनी है, गांव, गरीब और किसान। ये सरकार किसान की है, ये दिखाते हुए जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली और जो हमने मैनिफेस्टो में वादा किया था उसको क्रमबद्ध तरीके से किसान निधि को बढ़ाने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके अंदर किसानों की खरीद का मूल्य तय किया गया और मूल्य पे खरीद हुई। इससे पिछली वाली सरकार से मूल्यांकन करना जरूरी होगा कि राजस्थान में पैदा होने वाला बाजरा एमएसपी पे खरीदा जाता था, संक्षेप में वहां पे बताइए। खरीदा जाता था। हाँ मैं तो बता रहा हूं। एक मिनट पौरू जी आ रहा हूं। बाजरा, ज्वार हाँ। और गेहूं की एमएसपी के ऊपर 250 रुपए बढ़ा के देने वाली अगर कोई सरकार है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी की सरकार है। हाँ। इनकी सरकार के अंदर किसानों का कर्ज माफ करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पे किसानों को आत्महत्या करना पड़ा और 19,445 किसानों की जन्म। तुलना तो करना पड़ेगा ना, मूल्यांकन कर रहा हूं ना मैं तो, कि किस तरीके से किसान की एक सरकार थी जो किसान की एमएसपी बढ़ाने का काम किया, किसान निधि बढ़ाने का काम किया, और दूसरी सरकार निधि की बताई। हाँ, तीसरी उपलब्धि बताइए। मैं तो बता देता हूं, किसान सम्मान निधि, यूरिया की बात कर लीजिए, जिसकी सरकार में यूरिया में लाठियां खाती थी, हमारी सरकार में यूरिया आराम से मिला। ब्लैक में नहीं मिल रहा है आपके यहाँ पे यूरिया, जो है किसान को ब्लैक में नहीं मिल रहा है आपके यहाँ पे यूरिया, बात कर रही है, ब्लैक में नहीं मिल रहा है। कहां मिल रहा है बताइए। दूसरी चीज सुनिए रविंदर, ब्लैक में मिल रहा है यूरिया। रविंदर जी, ये सरकार जो मेरे मित्र कह रहे थे, मैंने किसान की बात की, इन्होंने कहा कि साहब सरकार में किरोड़ी लाल जी ने काम नहीं किया आपदा प्रबंधन के टाइम पे। किरोड़ी लाल जी आपदा प्रबंधन में देखना नहीं चाहते, चश्मे के ऊपर राहुल गांधी और कांग्रेस गांधी परिवार चढ़ा हुआ जिनके ऊपर होता है। ठीक है, किरोड़ी लाल जी आधी आधी भरी हुई पानी के अंदर सवाई माधोपुर गोसा के अंदर था। आराम से मुख्यमंत्री इंद्रदेव की बता करके अशोक चांदना अभी किसानों पे बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को नहीं पता कि एमएसपी 250 रुपए नहीं 150 रुपए बढ़ाइए, जबकि वादा एमएसपी पे 27 रुपए का था। मुझे मेरे अब मदन जी अब एक बार, एक मिनट मदन जी अब एक बार जरा सुन लीजिए। अरे एक बार पौरू जी का सुन लीजिए। पौरू जी देखिए उपलब्धि बता दी, नहीं खरीद सकते। आप कह रहे हैं कि सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है, उन्होंने बता दी उपलब्धि। ये तो बाजरा की गेहूं की खरीद एमएसपी पर हो रही है, एमएसपी तय किया गया। कांग्रेस से कहानी शुरू करते हैं, कांग्रेस में आ जाते हैं। अरे जो उपलब्धि बताई पौरू जी, इसका बताइए ना भाई। खाद के लिए किल्लत नहीं है, लाइन में नहीं लगना पड़ रहा है, किसान सम्मान निधि बढ़ा दी, एमएसपी। मैं तो 10 बता दूंगा, टाइम ले लो। इन्होंने 2 मैं तो 10 बता दूंगा। आप कैमरे पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने जनता से वादा किया था कि 27 रुपए एमएसपी करेंगे, इन्होंने मात्र 150 रुपए बढ़ाए और ये अभी गेहूं की 250 रुपए बढ़ा दिया। दूसरी बात हमने जिस तरीके से बाजरा किसानों किया था, हरियाणा पंजाब में खरीदना पड़ता था, यहाँ खरीदना नहीं। अब मेरे को निरंजन पोद्दार जी के पास चलना है। निरंजन पोद्दार जी, देखिए 31 जनवरी को जब बजट सत्र की शुरुआत होगी, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरुआत होगी। सरकार ने पिछले 1 साल में क्या कुछ कार्य किया
उसका लेखा जोखा रखा जाएगा। सरकार आगामी वर्ष में क्या कुछ करने जा रही है उसकी भी एक तस्वीर पेश की जाएगी। ये बजट सत्र कैसा आप देखते हैं, शांतिपूर्वक बीतेगा या कुछ नई नई तस्वीरें देखने को मिलेंगी? और उसका आगाज तो है, हमने कब 2 दिन देख ही लिया यहां पर जो ग्रेटर नगर निगम में हुआ सदन की कार्यवाही के दौरान। देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से सरकार बजट पेश करती है, ये प्रदेश के लिए या जिसको कहते हैं राज्य की जो आर्थिक सेहत है उसके लिए एक बहुत बड़ा रोड मैप होता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि हमारे हिंदुस्तान में आजादी के बाद में पिछले 75 वर्षों से मैं ये चीज देखते हुए आ रहा हूं कि जिन लोगों के लिए जो पॉलिसियां बनती है, जिन लोगों के लिए जो प्रावधान बनते हैं, उनकी कहीं ना कहीं उन पॉलिसियों के अंदर कोई भागीदारी ही नहीं होती और उनके बारे में बात वो करते हैं जिनको दूर दूर तक उन चीजों का जानकारी, यानी कि जो खेत में आज तक गया नहीं, जिसने फावड़ी पकड़ी नहीं हाथ में, वो किसानों के ऊपर पॉलिसी बनाएगा। जिसने जो कभी दुकान के ऊपर, जिसने 8x8 की दुकान देखी नहीं, वो उन छोटे दुकानदारों के लिए पॉलिसी बनाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले तो आज की तारीख में जिस तरीके से हर समय अपडेट हो रहा है, जिस तरीके से जमाना बदल रहा है, सरकारों को थोड़ी सी इस चीज के अंदर, अपनी नीतियों के अंदर, अपनी नीति के अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। बजट सत्र से पहले जो प्रभावित पक्ष है उनको कहीं ना कहीं शामिल करना चाहिए ताकि उनकी समस्याएं, उनका सुधार और उनको क्या क्या चीजें चाहिए उसके ऊपर अगर विस्तृत रूप से सरकार अगर अध्ययन लेकर के जाएगी तो मेरे हिसाब से तो जो तमाम पॉलिसी निरंजन जी, हमने पिछली सरकार में भी देखा मुख्यमंत्री अलग अलग वर्गों को, चाहे वो किसान हो, श्रमिक हो, कर्मचारी वर्ग से हो या व्यापारी हो, सबको बुलाया करते थे, बैठक होती थी, चर्चा होती थी। इस बार भी वो सिलसिला चल रहा है लगातार। तो क्या आपको लगता है चर्चा सिर्फ होने भर के लिए ही होती है, चाहे पिछली सरकार रही हो, इस बार की सरकार रही हो? भाई चर्चा जब होती है तो सुझाव मांगे जाते हैं। रविंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सरकार अपने जो उसके चहेते जो लोग होते हैं उनको बुला करके और केवल लिपापोती, ना मुझे नहीं जानकारी थी, रस्म मैं एक बार पूछ लेता हूं, आप भी अगर बोल रहे हैं तो ऐसा है क्या? दोनों ही है, कांग्रेस और बीजेपी। मदन जी, अपने ही चहेतों को बुलाया जाता है क्या वर्ग से और कह दिया जाता है तो सभी किसान वर्ग से लोग आए हैं? देखिए ऐसा है क्या? देखिए ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये तो मना कर रहे हैं निरंजन जी। आप बताइए पौरुष जी, ऐसा है क्या? माननीय मुख्यमंत्री चहेतों को बुलाते थे क्या अशोक गहलोत जी? अशोक गहलोत जी चहेतों को बुलाया करते थे क्या बजट पर चर्चा करने के लिए? देखिए इन्होंने अभी राजस्थान सबमिट की थी, इन्होंने अरे मेरे को ये बताइए पौरुष जी मुझे बताइए, अशोक गहलोत जी सिर्फ 1 लाख रुपए की जिस कंपनी का टर्नओवर था उसके साथ में 25,000 करोड़ का इन्होंने एमओयू कर लिया। अरे भाई निश्चित तौर पे मैं पोजार जी की बात से सहमत हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी की तो पर्ची की सरकार है। अरे मेरे को ये बताइए ना, कांग्रेस की जब सरकार थी, मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस की जब सरकार थी तब एक मिनट बताइए, कांग्रेस की सरकार में क्या मुख्यमंत्री जब उस वक्त थे अशोक गहलोत, आरक्षण दिया जाएगा। इनके खुद के विधि विभाग ने निरंजन जी, ये मुझे लग रहा है, ये देखिए अपनी महिला शिक्षकों को एक ऐसा मसला है जिस पर दोनों ही एक मत है, मुझे नहीं पता था, मैं बोल लूंगा। और आपने बता दिया कि ये बस दिखावटी होता है तमाम लोगों को, वर्गों को बुलाना और ये कह देना कि भाई किसान वर्ग आया है, श्रमिक वर्ग आया है, यहाँ पर बिजनेस व्यापारी वर्ग आया है। जी, अपनी बात को आगे रखिए। नहीं, एक मिनट रुकिए प्लीज। कांग्रेस और बीजेपी से मैं कहूंगा प्लीज एक बार सुनिए निरंजन जी। प्रेरकों की वैकेंसी देखिए रविंद्र, भर्ती परीक्षा में जो जिसने भारतीय जनता अरे पौरुष जी जरा सुनिए ना भाई साहब, पौरुष जी एक मिनट प्लीज। हाँ निरंजन जी, देखिए रविंद्र जी, जब राजनीति जिसको कहते हैं जब निजाम बदलता है उस समय केवल शब्द और शब्दावली बदल जाती है, लेकिन वास्तविकता ये जो कार्यविधि वही होती है। एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा यहाँ पे रविंद्र जी कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट आप देखिए, वो कहते थे भारत गांवों का देश है। और विशेष राजस्थान की बात करूं, राजस्थान गांवों का प्रदेश है। और गांव की खुशहाली तब तक नहीं होगी जब तक यहाँ की जो सहकारी समितियां हैं वो मजबूत नहीं होगी, यानी पैक्स लैंप मजबूत नहीं होगी। लेकिन आज तो केंद्र में सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है ना, तो वो आपको क्या लग रहा है? लेकिन आज की तारीख में सहकारी समितियों में 80% तक की नियुक्तियां ही नहीं है।
हैं, लोगों की नियुक्तियां ही नहीं है, उनको देखने वाले कर्मचारी वर्ग ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार में बैठने के बाद में, देखिए सीधी बात आपको मैं बताऊं, एक होता है सरकार, राजनीतिक पार्टी की सरकार, एक होती है ब्यूरोक्रेसी की सरकार। वास्तविकता यह है कि जहां पे ब्यूरोक्रेसी का बजट होता है वहां पे आप ये मान के चलिए इसी तरीके से ढाक के 3 पात आपको दिखाई देंगे। लेकिन जब मंत्री और जो वित्त मंत्री है वो जब अपना अध्ययन के साथ, लोगों के साथ, जो चर्चाओं के साथ, लोगों के साथ विमर्श के साथ, जब कोई एसपी मित्तल सर इस बात को आगे बढ़ाएंगे और एक बात मैं भी इसमें अपनी जोड़ देता हूं। मित्तल सर, पहला बजट भजनलाल सरकार का जब आया था और जो आखिरी बजट तत्काल ये कहें कि गहलोत सरकार का था, वो बजट बनाने वाले अधिकारी और इस सरकार का पहला बजट बनाने वाला अधिकारी, यानी पूरा ब्यूरोक्रेसी तो एक ही थी। तो बजट में नएपन की उम्मीद की जाए, नए आइडियाज सोचे जाए, आलोचना किया करती थी। बताइएगा मित्तल सर। का दौरा अरे पौरू जी आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। पौरू जी 1 मिनट आ रहा हूं। पौरू जी जब सत्ता में है तो उन्हीं अधिकारियों से देखिए रविंद्र, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जो कांग्रेस के शासन में जो लोग क्या नाम से प्रशासनिक अधिकारी थे, जो बजट बनाते थे, उन्होंने ही क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बजट बनाया। देखिए मेरा ये मानना है कि बजट आमतौर पर सरकार का आय व्यय का खर्चा होता है। इसके अलावा बजट का आप मुझे बताओ क्या होता है। 1 तारीख को केंद्र सरकार का बजट आएगा। अब जब इस देश के अंदर क्या नाम से जीएसटी लागू हो गया तो आपने सारे टैक्सेस तो पहले ले लिए। मुझे नहीं लगता कि बजट में कोई नयापन आएगा। सरकार पहले से ही बता चुकी है कि क्या क्या करने जा रही है। तो लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विधानसभा का सत्र है वो शांतिपूर्ण तरीके से चलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अभी चैनल में भी कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता आपस में विवाद कर रहे हैं और जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक के बाद में टीकाराम जूली और क्या नाम जवाहर सिंह मैडम के बयान आए, उससे मुझे नहीं लगता कि क्या नाम से विधानसभा का सत्र शांतिपूर्ण चल रहा है। हमने देखा कि क्या नाम से अभी जो शीतकालीन सत्र लोकसभा का पूरा हंगामे के साथ गुजर गया। मुझे लगता है राजस्थान में भी जो क्या नाम से जो बजट सत्र होगा उसमें मुझे कोई शांति की उम्मीद नजर नहीं आती है। हाँ, ये जरूर है कि क्या नाम से कांग्रेस तब शांत रहेगी जब क्या नाम से उप मुख्यमंत्री कारपेट गुलाबी हो गया है। तो हो सकता है सर उसको गुलाबी को देख के थोड़ा सा ठंडक आए, सभी में तेवर थोड़े से हल्के रहे। पौरुष जी ये बताएं, हम सभी जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तो है टीकाराम जूली, लेकिन सदन में भी इस बार जैसे बीजेपी कह रही है कि वो नेता प्रतिपक्ष दिखाई भी देंगे होते हुए, कोई ओवरटेक करने की कोशिश तो नहीं करेगा उनको? का जितना दायित्व दिया गया है नेता प्रतिपक्ष को होते हैं, और आप राजनीति में जानते हैं पक्षों या विपक्षों सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के तहत काम करते हैं। और जिस समय जिस व्यक्ति का महत्व होता है, चाहे वो साधारण विधायक हो, चाहे वो वरिष्ठ विधायक हो या फिर वो वरिष्ठतम विधायक हो, जिस समय महत्व होता है तो निश्चित तौर पर वो अपनी बारी अपनी भूमिका निभाने के लिए सदन में आगे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह हो गई कि भारतीय जनता पार्टी का सदन में एक भी सितारा नहीं है। मुख्यमंत्री जी बने तो वो भी पर्ची की सरकार से बनते हैं। क्या बोलते हो? फोन करके पूछना पड़ता है, प्रधानमंत्री जी से पूछना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी के पास पूरे देश का दायित्व है। इनके हिसाब से तो अमेरिका तक प्रधानमंत्री जी अमेरिका की सरकार बनवाते हैं। इनके ऐसे तो इनको तो राजस्थान का नंबर ही नहीं आ पाता है बेचारे मुख्यमंत्री जी। क्या करें बताइए। तो इनकी फ्रस्ट्रेशन जो है उसको मैं समझ सकता हूं। कांग्रेस पार्टी मजबूत पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक हैं वो अपने आप में नेता प्रतिपक्ष है, इसलिए कांग्रेस पार्टी की चिंता नहीं की जाए। कांग्रेस मदन जी को सुन लीजिए। पौरुष जी एक बार मदन जी को सुन लीजिए। अध्यक्ष को बोलना पड़ता है कि और प्रतिपक्ष के द्वारा जो सवाल पूछे जाए, अरे पौरुष जी एक बार सुन लीजिए मदन को, सुन लीजिए। देखिए क्या भूमिका है, ये क्या भूमिका है कि सत्ता विपक्षी भूमिका निभा रहा है और विपक्ष। पौरुष भाई साहब भाषण हो रहा है रविंद्र जी। पौरुष भाई साहब एक मिनट शांत, एक मिनट शांत, एक मिनट शांत। अरे सर आपने अपनी बात रखी, आपने बताया कि आपके पार्टी के सभी विधायक नेता प्रतिपक्ष हैं, हमने सुन लिया। अब मदन प्रजापति जी इस पर जवाब देते हैं जो पर्ची के आरोप आपने लगाए उन पर। बताइए। देखिए हमने तो पहले कह दिया कि पर्ची करते रहेंगे। ये ऐसे ही लिफाफों की सरकार है जो बनती थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर गांव, गरीब, किसान, दलित, युवा जिस तरीके से विश्वास करते हैं, हमारी सरकार के अंदर आने के बाद में रिकॉर्ड 60 हजार नियुक्ति पत्र हमने दिए हैं, 15 हजार नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है और इस तरीके से आने वाली 81 हजार नियुक्तियों की जो है वो हमने रास्ता खोला है। और उसका जो है इनके यहाँ क्या होता था, पेपर लीक होता था। अरे आपकी नियुक्ति तो कोर्ट ने रोकी हुई है, पर्चे लीक हो गए। पौरुष जी क्या बात करते हैं आप? निकाला हो
उसकी इन्होंने ठीक है, मेरे पास आज वक्त इतना ही है। उसके बाद और उसका इंटरव्यू ले लिया कल और बीजेपी की महत्वपूर्ण एक बैठक होनी है विधायकों की, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेंगे और साफ तौर पर विपक्ष के हमलों से, विपक्ष के सवालों का जवाब कैसे देना है, हमलों से कैसे निपटना है, रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस भी जाहिर तौर पर अपनी तरीके से प्लानिंग कर रही होगी, ऐसा हमारा मानना है। फिलहाल चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। 31 तारीख का यह सत्र हंगामेदार रहेगा, ये इनकार नहीं किया जा सकता। 5 का प्रहार में आगे